तो हम देखेंगे आज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। तो ये क्या होते हैं? एंटी कैंसरस एजेंट्स होते हैं विच ट्रीट्स कैंसर। कैंसर तो हम पहले देखते हैं कैंसर होता क्या है। कैंसर क्या होता है? ये है हमारा नॉर्मल सेल और ये हमारा है कैंसरस सेल। ठीक है, तो नॉर्मल सेल जब ग्रोथ करेगी तो उसके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होगी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होगी। तो ये क्या करेगी? इसकी जब ग्रोथ हो जाएगी, ये कांटेक्ट में आएगी सेकंड सेल के, तो ये उसकी ग्रोथ करना बंद कर देगी। ग्रोथ स्टॉप होती है जब उसके एडजेसेंट की सेल के वो कांटेक्ट में आ जाती है। पर हमारी जो कैंसरस सेल होती है, ये हमारी है कैंसरस सेल, जब वो कांटेक्ट में आती है उसके एडजेसेंट सेल को, तो वो उसको भी कैंसरस बना देती है। उसके पास कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वो ग्रोथ स्टॉप नहीं करती, उसकी ग्रोथ होती जाती है। फिर हमारा जो है सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल ऐसे करके बहुत बड़ा ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उसकी ग्रोथ होती जाती है। ओके, तो हमारा कैंसर 2 टाइप का होता है। तो हमारा कैंसर होता है 2 टाइप का, कैंसर बिनाइन कैंसर एंड मैलिग्नेंट कैंसर। तो हमारा जो मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर होता है वो ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है। मतलब ये जो मैलिग्नेंट होता है ये ना ब्लड के थ्रू ऑल बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये किडनी में होता है, हार्ट में होता है, ब्रेन में होता है। मतलब वो एक जगह पे हो गया तो वो ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होकर और कई जगहों पे भी हो सकता है। पर हमारा जो बिनाइन कैंसर होता है वो पर्टिकुलर पार्ट पे होता है, जैसे कि नेक, बैक, हैंड, मतलब कोई सा भी वन पर्टिकुलर ऑर्गन होगा वहाँ पे वो हो गया, वो क्या होता है, वो स्प्रेड नहीं होता। जैसे कि हमारा मैलिग्नेंट होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये स्प्रेड होते जाता है पूरे बॉडी में। मतलब ये ज़्यादा खतरनाक कैंसर है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, डू नॉट स्प्रेड, और ये जो होता है वो स्प्रेडेबल होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमारे जो कैंसरस सेल है उसकी ग्रोथ हमको स्टॉप करनी है। तो इसलिए हम देंगे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसरस एजेंट हम देने वाले हैं। तो वो क्या करेगा, कुछ भी करके हमारे सेल की ग्रोथ स्टॉप कर देगा। जैसे कि हमको हमारे सेल को ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? डीएनए की होती है, आरएनए की होती है, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जब वो कैंसरस सेल को, ये हमारे कैंसरस सेल, इसको डीएनए नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, आरएनए नहीं मिलेगा, तो उसकी ग्रोथ होने वाली है क्या? नहीं। जब प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो उसकी एटीपी की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी और उसको ग्रोथ करने के लिए चांस नहीं मिलेगा। तो मतलब एवरी सेल नीड्स एनी न्यूट्रिएंट ना ग्रो करने के लिए। तो हमको क्या करना है, डीएनए की सिंथेसिस रुकवा देनी है, या आरएनए की सिंथेसिस रुकवा देनी है, या प्रोटीन फॉर्मेशन को रुकवा देना है। ये कुछ चीज़ें करके हम कैंसर के अगेंस्ट एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम नीड्स टू ग्रो एनी सेल, मतलब ये वाले कंपोनेंट्स लगते हैं सेल को ग्रो करने में। तो हमको इनमें से किसी का भी हमको सिंथेसिस रोकना होगा। ठीक है, तो सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो अल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स, देन एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड हमारा मिसलेनियस। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है ये क्लासिफिकेशन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सिलेबस में दिया हुआ है। और क्लासिफिकेशन आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, तो हम अभी क्या करेंगे, कैंसरस सेल की ग्रोथ को कैसे स्टॉप करेंगे। तो कोई सी भी सेल होती है वो G1, S, G2 एंड M ए फेजेस क्रॉस करती है। ठीक है, ग्रोथ के लिए। तो G1 होता है ग्रोथ, S में होता है डीएनए सिंथेसिस, देन G2 होता है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, देन हमारा M होता है माइटोसिस, दैट इज सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो 4 फेजेस है, तो इनमें से कोई भी जो फेज है उसको हम होने से स्टॉप कर देंगे। तो जब हम इनमें से कोई सी भी फेज स्टॉप कर देंगे, जैसे कि डीएनए फॉर्मेशन हो गया या हमारा आरएनए फॉर्मेशन हो गया, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो प्रोटीन से हमारा क्या बनने वाला है, एटीपी या न्यूट्रिएंट होगा, उसके ग्रो करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसको प्रोटीन से मिलेगी। जब हम डीएनए को सिंथेसिस ही नहीं होने देंगे तो आरएनए भी नहीं बनेगा, तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा और सेल की ग्रोथ भी नहीं होएगी। तो हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो
डीएनए को नहीं बनने देंगे या आरएनए को नहीं बनने देंगे या प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं होने देंगे। तो अब हम देखते हैं कैंसर सेल के कंपोनेंट्स कैसे हैं। तो कैंसर सेल में होता है एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा हो गए या बहुत कम होंगे। जब टू मेनी हो गए मतलब बहुत ज़्यादा हो गए या बहुत कम होते हैं तो हम उस टर्म को बोलते हैं एनीप्लॉइड। देन इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होगा या म्यूटेशन होगा, सडन चेंजेस आएंगे कैंसर सेल में, ये बहुत हार्मफुल होगी। उसके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, इसलिए वो ग्रो करती जाती है। तो हमको ये ग्रोथ बंद करवाने के लिए हमको कुछ एंटी कैंसरस एजेंट देने पड़ते हैं जो कि क्या करेंगे, डीएनए सिंथेसिस को स्टॉप करेंगे या आरएनए को बनने नहीं देंगे या प्रोटीन सिंथेसिस होने नहीं देंगे। तो हम अब देखते हैं ये जो हमारे एजेंट्स हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स वो कैसे एक्ट करते हैं, वो कैंसर को कैसे क्योर करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। तो हमारे जो अल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं, डीएनए को करते हैं, आरएनए करते हैं, क्यों नहीं तो प्रोटीन को करते हैं। तो क्या होता है, जब ये अल्काइल ग्रुप होगा, ग्रुप जो है इफ इट डोनेट अल्काइल ग्रुप टू डीएनए, तो क्या करेगा, ये अल्काइल ग्रुप है ना, एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा डीएनए के साथ। तो जब डीएनए के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। इट लीड्स टू कैंसर सेल की ग्रोथ भी नहीं होगी, नो कैंसर सेल की ग्रोथ। तो जब हमारा डीएनए ही अवेलेबल नहीं रहेगा तो आरएनए भी नहीं बन पाएगा, तो हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी, तो हमारी सेल की जो ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाएगी, तो हमारे कैंसर सेल डेड होना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने ये आपको शॉर्ट में बता दिया। तो हम अभी देखेंगे एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, जो अल्कलाइटिंग एजेंट्स का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो आइए गाइज, मैं आपको ये ब्लैंक पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो अल्कलाइटिंग एजेंट जो होते हैं, अल्कलाइटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं वो, हाईली। तो अल्कलाइटिंग एजेंट जो है वो है हाईली रिएक्टिव है, और आफ्टर कंजप्शन ऑफ अल्कलाइटिंग एजेंट ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनियम आयन, ठीक है। वो कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं सेलुलर कंस्टिट्यूएंट के तरफ, मतलब ये जाते हैं सेल की तरफ, ठीक है। सेल की तरफ गए, फिर सेल में होता है डीएनए, होता है आरएनए, तो ये क्या हो गए, सेल के कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट ऑफ सेल्स। तो ये क्या करेगा, डीएनए के साथ जाके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो मतलब हमारे जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप या होगा अमाइन ग्रुप होगा, तो ये क्या करेगा, हमारा जो कार्बोनियम आयन है ये फॉर्म करेगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनके साथ, आरएनए के साथ, डीएनए के साथ या प्रोटीन के साथ ये फॉर्म करेगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब ये कार्बोनियम आयन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा ये सेलुलर कंपोनेंट के साथ, तो क्या होने वाला है, हमारे जो ये कंपोनेंट्स है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं बचेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए नॉट अवेलेबल। तो जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन फॉर्म ही नहीं करेगा, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन ही नहीं होगा, तो हमारा डीएनए भी नहीं बनेगा, आरएनए भी नहीं बनेगा, डीएनए भी नहीं बनेगा, आरएनए भी नहीं बनेगा, फिर सेल की ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी या ये सेल मतलब हो जाएगी डेथ की तरफ, ओके। तो ये सारे स्टेप हो गए हमारे अल्कलाइटिंग एजेंट कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। फिर जो अल्कलाइटिंग एजेंट है कैंसर सेल के पास गया, फिर वो हमारे ग्वानिन के 7 पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। फिर क्या करेगा वो, बेस पेयरिंग जो नॉर्मल बेस पेयरिंग क्या होती है, ATGC होती है ना, तो वो उसको इम्पेयर कर देगा, एबनॉर्मल कर देगा, AG से जुड़ जाएगा या CT से जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ कर देगा, म्यूटेशन हो जाएगा। फिर इसमें क्रॉस लिंकिंग होगी और फिर हमारे सेल की ग्रोथ की इनहिबिशन होगी, सेल डिवीजन होना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अल्कलाइटिंग एजेंट का मैकेनिज्म। तो हमारा एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स है वो क्या करने वाले हैं, हमारे नॉर्मल सब्सटेंस की जगह लेने वाले हैं और वो नॉर्मल सब्सटेंस को अनफंक्शनल कर देंगे। मतलब ये एंटी मेटाबोलाइट क्या करेगा, रिप्लेस हो जाएगा नॉर्मल सब्सटेंस की जगह। तो हमारा ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है
जो कि नॉर्मल सब्सटेंस है हमारा, वो रिप्लेस हो जाएगा एंटी मेटाबोलाइट से। तो एंटी मेटाबोलाइट क्या करने वाला है, हमारे सेल की ग्रोथ को स्टॉप करने वाला है। मतलब जो हमारी अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रही है कैंसर के सेल में, कैंसर होने की वजह से, तो वो क्या करेगा, एंटी मेटाबोलाइट क्या करेगा, फंक्शनल जो है मैक्रोमोलिक्यूल उसकी जगह लेगा, उसको अनफंक्शनल करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी सेल की ग्रोथ हमारी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉलेट एंटागोनिस्ट। तो हम देखेंगे मीथेट्रेक्सेट। तो जो ये है मीथेट्रेक्सेट, वो कैसे वर्क करता है तो हम देखेंगे। जब हम हमारा एक मॉलिक्यूल होता है सेल में जो कि होता है DHF, दैट इज डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, तो वो कन्वर्ट होता है THF में जो कि है ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज। तो ये कन्वर्ट होगा THF में, तो THF कन्वर्ट होगा फोलिक एसिड में, और फोलिक एसिड क्या बनाएगा, DNA एंड RNA की फॉर्मेशन वो करेगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये कन्वर्जन जो है इसको रोकना है। हमको क्या करना है, DHF को कन्वर्ट होने से रोकना है THF में। जब THF ही नहीं बनेगा तो फॉलिक एसिड भी नहीं बनेगा, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो DNA और RNA की सिंथेसिस भी नहीं होगी। तो इसलिए हम देंगे मीथेट्रेक्सेट। तो ये क्या है, ये क्या करेगा, इसकी फॉर्मेशन को रोकेगा। मीथेट्रेक्सेट इनहिबिट करेगा इसकी फॉर्मेशन को। ठीक है, जब DHF THF में नहीं कन्वर्ट होगा तो फॉलिक एसिड भी नहीं बनेगा और DNA RNA की सिंथेसिस भी नहीं होगी, तो कैंसर सेल को DNA नहीं मिलेगा, RNA नहीं बनेगा, प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल की ग्रोथ होना स्टॉप हो जाएगी। तो हमारा मीथेट्रेक्सेट जो है वो लिपोफिलिक नेचर का है, वो उसकी लिपोफिलिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वो क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ये भी जो है हमारा आता है एंटी मेटाबोलाइट में। तो इसके एग्जाम्पल है एजाथायोप्यूरिन या 6 मर्केप्टोप्यूरिन। मर्केप्टोप्यूरिन जो है उसका स्ट्रक्चर ये है। देन प्यूरिन्स क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसर सेल, मतलब प्यूरिन्स जो है वो कैंसर सेल की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 मर्केप्टोप्यूरिन देंगे और हमारे जो प्यूरिन की सिंथेसिस है वो नहीं बनेगी। तो 6 मर्केप्टोप्यूरिन जो है यूमिनोसप्रेसेंट की प्रॉपर्टीज़ है उसमें, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड। क्या करता है वो, एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो हमारा 6 मर्केप्टोप्यूरिन जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है। देन वो क्या करता है, पोटेंट इनहिबिटर, मतलब ये जो है पोटेंट इनहिबिटर है विच कन्वर्ट आयोसिनिक एसिड टू एडेनाइन, जो कि हमारा 6 मर्केप्टोप्यूरिन है वो क्या करेगा, हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करेगा आयोनोसिनिक एसिड में। तो हमारे एडेनिन की फॉर्मेशन नहीं होएगी, एडेनिन डजेंट गेट फॉर्म, एंड हमारा जो एडेनिन नहीं बनेगा तो हमारा DNA भी सिंथेसिस नहीं होएगा, फिर RNA भी नहीं बनेगा, प्रोटीन भी नहीं बनेगा, फिर हमारे सेल की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो 6 मर्केप्टोप्यूरिन जो है ऐसे उसका मैकेनिज्म है एक्शन का। तो ये दे रखी है मैंने सिंथेसिस ऑफ 6 मर्केप्टोप्यूरिन। तो ये हमारा है प्यूरिन 6 ऑल घर, और ये 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होगी हमारा NN। ठीक है, देन हम इसमें डालेंगे फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड। जस्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, एज इट इज स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमारा O है ना, उसकी जगह पे आने वाला है हमारा S। ये होगा हमारा 6 मर्केप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर। और हमारा जो मर्केप्टोप्यूरिन है वो क्या करता है, ल्यूकेमिया को ट्रीट करता है और ट्यूमर्स को ट्रीट करता है। सिंथेसिस है मीथेट्रेक्सेट की, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है और इसके यूजेस भी दे रखे हैं मैंने। यूमिनोसप्रेसेंट है, लेग, ब्रेस्ट, हेड, यूटेरिन कैंसर को ट्रीट करता है, लंग, ब्लड कैंसर या एंड इसके पास रिमेटेड आर्थराइटिस जो होता है उसको भी ये ट्रीट करता है। कौन, मीथेट्रेक्सेट।
तो चलिए अब हम देखेंगे मिथोट्रैक्सेट की सिंथेसिस। मिथोट्रैक्सेट कैसे सिंथेसिस होता है, तो पहले हमको पिरिमिडिन लेना होगा। देखो एन, जैसे हमको बेंजीन रिंग में 2 एन लगा देने, देन यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड, देन NH2 सब तरफ NH2 है, मतलब एक भी जगह खाली नहीं है। ये हमारा होगा पिरिमिडिन, और ये है 2, 4, 5 और 6 टेट्रा अमाइन। ठीक है, 2, 4, 5 और 6 क्या हो गया हमारा टेट्रा अमाइन। देन इसमें हम ऐड करने वाले हैं 2,3 डाइब्रोमो प्रोपैनॉल। तो ये है हमारा Br, ये है हमारा CH2, ये है हमारा CHBr, देन CHO, ये हमारा हो गया 2,3 डाइब्रोमो प्रोपैनॉल। ठीक है, देन इसमें हमें ऐड करना है मिथाइल अमाइन बेंजोइल ग्लूटामेट। क्या? मिथाइल अमाइन बेंजोइल ग्लूटामेट। ये बना लो बेंजीन रिंग, यहाँ बना लो कार्बन, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ आएगा हमारा नाइट्रोजन अमोनिया, देन यहाँ पे आएगा CH, देन यहाँ पे लगा दो CH2 और यहाँ पे COOH, और हमारे यहाँ पे आएगा COOH, यहाँ पे आएगा मिथाइल अमाइन। ठीक है, याद करना पड़ेगा, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, इसे ऑप्शन में भी रख सकते हैं। हमारा मिथाइल अमाइन बेंजोइल ग्लूटामेट, सिर्फ एक ही स्टेप है इस रिएक्शन में और कुछ भी नहीं है, पर हमको याद करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट होगा, तो इसमें से पहले तो हम क्या रिमूव होने वाला है ये देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे ये वाला Br और यहाँ पे ये वाला Br, तो हम लिख देंगे 2HBr। क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। इसमें हम डालने वाले BaCl2 H2O, फिर हमारा आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड। तो हमको जो ये वाला है ना N के साथ, इतना वाला स्ट्रक्चर हमको पहले बना लेना है। ठीक है, तो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर N। ठीक है, देन हमारा NH2 आया यहाँ पे हमारा NH2 आएगा, पहले बॉन्ड लगा लो, फिर यहाँ पे आया हमारा N और यहाँ पे आया हमारा N। देखो हमने ये वाला जो है इतना वाला पार्ट हमने एज इट इज नीचे बना लिया। ठीक है, देन हम ऐड करेंगे, देन हम अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, अब आप देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन, ये वाला 1 2 और ये 3 कार्बन है। हमने एक कार्बन बना लिया यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। ठीक है, और अब हम बनाएंगे ये वाला CH2, ये वाला CH2 बना लिया, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड आ गए। अब देखो हमारा जो है मिथाइल अमाइन, वो आएगा इसके पास। देखो मैंने लिखा N, मैंने लिखा CH3, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर हमने बनाई एज इट इज़ बेंजीन की रिंग, सिर्फ हमने बनाए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये बनाई यहाँ पे, देन हम लगाएंगे कार्बन डबल बॉन्ड O, लगाया हमने कार्बन डबल बॉन्ड O,
कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। देन हमारा एज इट इज NH, देखो NH, देखो ओके NH। देन हम लगाएंगे CH, CH2, इसके साथ है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओके डन। देन फिर से इसके साथ हमारा COOH, जस्ट ये वाला ग्रुप है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो COOH। देन हमारा NH आया यहाँ से, C डबल बॉन्ड O, डन। दिस इज अवर रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ मेथोट्रैक्सेट। इजी रिएक्शन है पर थोड़ा सा इसको अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़े से स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, ओके। तो देखो हमने पहले लिया पिरिमिडिन 2,4,5,6 टेट्रामाइन 1 2 3 4, हमारे हमने चारों तरफ, मतलब एक भी हमने अकेला नहीं छोड़ा, सब तरफ हमने लगा दिया अमाइन, ठीक है। देन हमने लिया 2,3 डाइब्रोमो प्रोप्राप्रेनॉल, क्या लिया हमने 2,3 डाइब्रोमो प्रोप्राप्रेनॉल लिया, यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, ठीक है, वो हम रिमूव करने वाले इसलिए मैंने अभी बता दिया। देन हमने लिया मिथाइल बेंजोइल ग्लूटामेट, मिथाइल अमाइन बेंजोइल ग्लूटामेट, तो ईजी है। हमने पहले क्या किया, यहाँ में एक, यहाँ से H लिया एक और यहाँ से एक H लिया, ओके। ये आ गए 2H हमारे, ये वाला Br लिया, ये वाला Br लिया, ये आ गया हमारा Br, ये वाले 2 Br आ गए, ये हो गया रिडक्ट। हमने उसमें डाला एसिटिक एसिड, आयोडीन डाला, पोटेशियम आयोडाइड डाला, देन BaCl2 H2O एंड हमने डाला नाइट्रस हाइड्रोक्साइड, ओके। देन क्या हुआ, अभी ध्यान से देखो, तो हमने ये वाली जो स्ट्रक्चर है N से लेकर ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो हमने बना दी यहाँ पे, ठीक है। देन हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ओके। तो ये वाला 1 कार्बन यहाँ पे आएगा, ये वाला 1 कार्बन यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। देन ये वाला CH2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। देन हमारा जो है NHCH3, हमने लगा दिया NCH3, ओके। देन हमारी ये जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पे हमने एज इट इज़ बनाई। देन हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है यहाँ पे आया, देन हमने लगाया NH CH CH2 CH2 CH2, देन COH COH एज इट इज़। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत उसमें कि हमको रिएक्टेंट्स लेके हमको प्रोडक्ट में जोड़ देने। इजी स्ट्रक्चर है पर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्लोर इथ अमाइन, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल, ये तो कुछ भी नहीं है करने का इसमें। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप Me, ये हो गया हमारे क्लोर मतलब क्लोरीन, देन हमारे हो गया इथ अमाइन, ये अमाइन होगा हमारा, और ये इथ, ओके। देन हमको लेना है, देखो अभी ये सिंथेसिस करना है। हमने लिया इथिलीन ऑक्साइड, हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिलीन ऑक्साइड लिया, उसमें डाला हमने CH3NH2 इथाइल अमाइन। क्या हुआ फिर, CH3N यहाँ पे जाके जुड़ गया, ये खुल गया, CH2CH2 CH2CH2OH, देन हमने डाला SOCl2, देन हमारा स्ट्रक्चर बन के रेडी CH3N। देन हमने जस्ट क्या किया, क्लोरीन डाला ना हमने, ये वाला क्लोरीन डाला तो ClCl आके अटैच हो गए, मी क्लोरो इथ अमाइन। और इसके यूजेस क्या है, हॉडकिंस लिम्फोमा जो है एक डिसीज होता है, उसको ट्रीट करता है मैक्लोर इथ अमाइन, एंड लंग कैंसर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ट्रीट करते हैं। तो हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो हमने आज क्या देखा, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं, देन हमने देखा उसका क्लासिफिकेशन, हमने क्या देखा उसका क्लासिफिकेशन देखा, देन हमने कैंसरस सेल्स की ग्रोथ कैसे स्टॉप करनी है वो देखा, देन हम कैंसर को क्योर कैसे कर सकते हैं वो देखा, अल्कलाइटिंग एजेंट क्या होते हैं वो देखा हमने, वो कैसे उसका मैकेनिज्म है वो देखा, देन एंटी मेटाबोलाइट कैसे एक्ट करते वो देखा हमने, देन हमने फोलेट एंटागोनिस्ट देखा, मिथाट्रैक्सेट इसकी हमने सिंथेसिस देखी, देन प्यूरिन एंटागोनिस्ट देखा, देन हमने 6 मर्केप्टोप्यूरिन की सिंथेसिस देखी, देन मिथोट्रैक्सेट की सिंथेसिस देखी, और मिक्लोर इथ अमाइन की हमने सिंथेसिस देखी। तो गाइज
डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करते रहना, तो मैं मोटिवेट होके और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी। थैंक यू।